गुड आफ्टरनून एवरीवन। एमसीबी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं कार्तिक शर्मा। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि हमारी जो एमपी टेट का जो डेट है, जो अनाउंसमेंट हो चुका है उसका, तो आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। जो मेरा फर्स्ट पार्ट था आपका इकोलॉजी का फर्स्ट पार्ट में हमने इकोलॉजी के टर्म्स के बारे में बात की थी, उनके फॉर्मेशन के बारे में बात की थी। और आज हम बात करने जा रहे हैं उनके कार्बनिक परमाणु के आधार पर जो न्यूट्रिशन को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया था, उन टू टाइप्स के डिवाइड को आज हम डिस्क्रिप्शन से आज पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आज आपको न्यूट्रिशन समझ में आएगा। तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में। तो न्यूट्रिशन क्या है? ऐसे पदार्थ जो जैविक कार्य संचालन करने के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें बोलते हैं न्यूट्रिशन। प्लांट्स का लगातार बढ़ना, प्लांट्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना, प्लांट्स के द्वारा नाइट्रोजन को रिसाइकलिंग करना। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं, सारी क्रियाएं जो होती हैं, वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन के द्वारा अपने आप ही एक रासायनिक क्रिया के आधार पर कार्य करता है। तो इसी तरीके से पोषक तत्व क्या है? तो पोषक तत्व वे पदार्थ जो जीवों में, किसमें बेटा? जीवों में जैविक कार्य संचालन करने के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। लेकिन पोषक तत्वों को हमने कार्बन परमाणु के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया है? ये महत्वपूर्ण आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइप द न्यूट्रिशन, या न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन को हमने कार्बन एटॉमिक्स के आधार पर दो भागों में विभाजित कर दिया। कार्बन परमाणु के आधार पर पोषक तत्वों को हमने कितने भागों में विभाजित कर दिया? दो भागों में विभाजित कर दिया, जिसका फर्स्ट है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकंड है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब एक कार्बनिक पदार्थ के आधार पर कार्य करेगा, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब अकार्बनिक पदार्थ के आधार पर कार्य करेगा। लेकिन न्यूट्रिशन को हमने कार्बन परमाणु के आधार पर यदि दो भागों में विभाजित किया, तो इसका मीन्स क्या होता है? तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब एक कार्बनिक पदार्थ है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब अकार्बनिक पदार्थ है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है कि जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यदि ये तीन कार्बन परमाणु की उपस्थिति यदि किसी भी कंपाउंड में होती है, तो वो कंपाउंड हमारे किस भाग में आ जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाता है। और यदि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन तीन कंपाउंड में से यदि एक भी कंपाउंड मिसमैच होता है, तो वो मिसमैच आपके किस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है? किस में आता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है। और इसी आधार पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने जो एलिमेंट्स जो लिए हैं, वो दो एलिमेंट्स लिए हैं जिन्हें हम खनिज, लवण, मिनरल्स और वाटर के नाम से भी जानते हैं। इसी आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके 5 प्रकार के हैं। सबसे फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है आपका प्रोटीन, थर्ड है आपका वसा जिसे हम लिपिड्स के नाम से भी जानते हैं, फोर्थ है आपका विटामिन, और फिफ्थ है आपका न्यूक्लिक अम्ल। इसी आधार पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है पूरे यूनिवर्सल में 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका खनिज लवण जिसे हम इंग्लिश में मिनरल्स कहते हैं, सेकंड है आपका वाटर जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? जल कहते हैं। लेकिन कार्बन परमाणु के आधार पर देखा जाए तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीन महत्वपूर्ण कार्बनिक पदार्थ हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में सहायक होते हैं। इसी आधार पर लेट मी एग्जांपल, आप देख सकते हो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो वाटर है, तो वाटर को हमने यदि रासायनिक केमिकल के आधार पर इसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया, तो C2O मतलब जल का क्या है बेटा? फॉर्मूला है, जिसमें ऑक्सीजन, जिसमें आप देख सकते हो, जिसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स 1 और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स 2 हैं। तो इस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग में हमने ये देखा कि वाटर का जो रासायनिक सूत्र जो होता है H2O, तो H2O में हमें क्या मिस कर रहे हैं? H2O में मिस कर रहे हैं कार्बन को। यदि H2O में कार्बन नहीं है, तो इसका मतलब कार्बन नहीं है, तो इसे किसमें रखेंगे? हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड में रखेंगे। इसी आधार पर हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि 3 कार्बन परमाणु के आधार पर कार्य करता है, और कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर कार्य करता है।
यदि 3 कंपाउंड में यदि एक भी कंपाउंड मिस हो जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट को हम किस में ले सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। लेकिन कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का भाग है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 कार्बन परमाणु के आधार पर कार्य करता है। इसी तरीके से कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी कंपाउंड है जो एनर्जी देने के लिए सहायक होता है। आगे चलते हैं बेटा। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी कंपाउंड है जो कि प्लांट्स में एनर्जी देने का कार्य करता है, और ये 3 कार्बन परमाणु के आधार पर कार्य करता है, जिसका रेशु होता है 1:2:1, 1:2:1। समझ आ रहा है बेटा मेरे। तो हम जहां ये बात कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी कंपाउंड है, और एनर्जी कंपाउंड होने के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट में 3 कार्बन परमाणु होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन कार्बोहाइड्रेट कभी भी मानव के शरीर में या प्लांट्स में डायरेक्टली एंट्री नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के छोटे छोटे से लिपिड्स जो होते हैं वो लिपिड हमारी बॉडी में जाते हैं, और बॉडी में जाने के कारण ये हमारी बॉडी में C6H12O6 का निर्माण करते हैं, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। C6H12O6 का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, ग्लूकोज कहते हैं। तो ग्लूकोज का दूसरा रूप क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का पहला रूप क्या है बेटा, ग्लूकोज। तो इसी आधार पर ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का प्रथम रूप माना जाता है, जो मानव के शरीर में या पेड़ पौधों की बॉडी, पेड़ पौधों के प्लांट्स में, सेल्स में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये आधार पर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट कितना ग्राम लिया जाए, मानव के शरीर में कितने ग्राम एनर्जी कंपाउंड उत्पन्न होती है। तो इसी आधार पर यदि कोई मनुष्य 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेता है तो उसके शरीर में 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होगी। कितनी होगी बेटा, 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो आगे देखिए, लेकिन ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी एनर्जी कंपाउंड आपको मिलेगा। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में मानव के शरीर में 4 कैलोरी ऊर्जा जो है वो रिसाइकलिंग होगी। लेकिन बेटा मानव के शरीर में ऊर्जा को हम कैलोरी में भी रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी को हम जूल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनर्जी को हम BTHU में भी रिप्रेजेंट करते हैं। जहां आपको पता होगा BTHU ब्रिटिश थर्मस यूनिट है, जो मानव के शरीर में पेड़ पौधों की सेल्स में जो कार्बोहाइड्रेट को चेक किया जाता है वो BTHU के द्वारा किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश थर्मस यूनिट। और एक ब्रिटिश थर्मस यूनिट इज इक्वल टू बराबर 252 कैलोरी के बराबर होता है। 252 कैलोरी के बराबर होता है। इसी आधार पर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट को कैलोरी से यदि जूल में चेंज करना होगा तो वो जूल में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहां बेटा आपको छोटी सी बात याद रखनी होगी कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू बराबर, 1 कैलोरी बराबर होता है बेटा आपका 4.18 जूल। कितना होगा, 4.18 जूल। यदि हमें 1 कैलोरी की वैल्यू पता होगी तो हम कैलोरी को जूल में क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट को यदि मानव के शरीर में 1 ग्राम लिया जाए तो मानव के शरीर में कार्बोहाइड्रेट कैलोरी के आधार पर 4 कैलोरी, और मानव के शरीर में यदि जूल के कंपाउंड में देखा जाए तो जूल के कंपाउंड में हमें मल्टीपल किससे करना पड़ेगा, मतलब 1 कैलोरी इज इक्वल टू बराबर 4.18 जूल से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर जो आएगा वो मानव के शरीर में जूल में एनर्जी कंपाउंड को प्रभावित करेगा। इसी आधार पर कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ विटामिन सी को भी सम्मिलित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है बेटा ये। बेटा आपने देखा होगा कि कार्बोहाइड्रेट, और हम बात करेंगे किसके बारे में, फैट के बारे में, लिपिड्स, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स इन दोनों में कार्बन परमाणु की जो संख्या जो होती है वो सेम रहती है। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स में कार्बन परमाणु की संख्या जो है वो सेम है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन बेटा आपको पता है कि 1 ग्राम फैट लेने पर, 1 ग्राम
फैट लेने पर 9 कैलोरी ऊर्जा क्या होगी, रिसाइकलिंग होगी, 9 कैलोरी। लेकिन बेटा इसमें भी 3 कार्बन परमाणु हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में भी 3 कार्बन परमाणु हैं, लेकिन तीनों में, लिपिड्स में और कार्बोहाइड्रेट में, दोनों में यदि समान कार्बन परमाणु हैं, तो दोनों में समान कार्बन परमाणु होने पर भी ये दोनों ही कंपाउंड अलग अलग एनर्जी क्यों दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ ये आती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसका मुख्य कार्य जो होता है, मेन वर्क जो होगा, वो वर्क होता है क्विकली एनर्जी कंपाउंड को रिसाइकिल करना है। क्विकली एनर्जी मतलब आपने एथलीट्स देखे होंगे, एथलीट्स जब दौड़ लगाते हैं तो उनको हम बसा नहीं देते, उनको हम कार्बोहाइड्रेट देते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर रिसाइकलिंग प्रक्रिया को प्रभावित कर तुरंत एनर्जी कंपाउंड को नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये आपका बसा कार्बोहाइड्रेट। हुआ है तवा नदी के। और मानव के शरीर में या प्लांट्स में धीरे धीरे स्लोली कंपाउंड में एनर्जी को डेवलप करेगा, तो उसका काम होगा लिपिड्स का मतलब बसाना। इस तरीका क्यों? क्योंकि बेटा कार्बोहाइड्रेट कार्बन परमाणु की उपस्थिति के साथ साथ विटामिन सी को भी क्या करता है, रिसाइक्लिंग प्रोसेस में साथ में लेता है, जिसके आधार पर हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी डेवलप होती है या एनर्जी कंपाउंड को बनाया जाता है, तो एनर्जी कंपाउंड विटामिन सी की उपस्थिति में कार्य करता है, तुरंत एनर्जी को क्या करता है, आपको काफी ज्यादा सुटेबल कंडीशन है, तो आप लोग ज्यादातर देशों की बिना किसी वीजा के आसानी से यात्रा कर पाएंगे। तो अभी हमारे पास पावर है कि 60 देशों में हम लोग आसानी से घूमने के लिए जा सकते हैं। जापान और सिंगापुर टॉप ही रहते हैं इसमें। सबसे ताकतवर पासपोर्ट की यदि बात की जाए तो कई वर्षों से सिंगापुर चला आ रहा है, और यहाँ पर फिर से जापान भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो सिंगापुर ज्यादा पावरफुल माना जाता है। धीरे स्लोली क्या करेगा, इसमें किसी भी एक देश का पासपोर्ट दिखाकर दुनिया के 192 देशों में बिना वीजा के घूम सकते हैं। यदि आप लोग सिंगापुर के निवासी हैं या सिंगापुर का पासपोर्ट आपके पास है, इस तरीके से ऐसा बोला जा रहा है, तो आप लोग दुनिया के किसी भी देश में आसानी से घूम सकते हैं। इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर देखा जाए जर्मनी और दक्षिण कोरिया को रखा गया, क्योंकि यहाँ पर भी सख्त कंडीशन रहती है। यहाँ पर पासपोर्ट रखने वाले लोग 190 देशों में रिसाइक्लिंग प्रक्रिया में एनर्जी को डेवलप करेगी। लेकिन फैट जो है वो फैट स्लोली आपकी एनर्जी को क्या करेगा बेटा, डेवलप करेगा। आगे चलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट में ही। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के नियम और शर्तों के बारे में, नियम और शर्तों के बारे में। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट आपको पता है क्या वर्क करता है, क्विकली एनर्जी देने का कार्य करता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? आपको पता है कि आज की डेट में जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लेवल जो है वो लेवल थोड़ा हाई आ रहा है। तो हम आशा करते हैं कि आपको उतना ही बेस्ट से बेस्ट कंडक्ट प्रोवाइड कराएं, जहां आपके पेपर में हमारे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं बेटा 3 प्रकार के। कितने प्रकार के बेटा? 3 प्रकार के। जैसे हिंदी में एकल शर्करा, जैसे सेकंड जो होगा वो होगा द्वि शर्करा, और थर्ड जो होगा वो होगा आपका बहु शर्करा। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड को हम हिंदी में एकल शर्करा, द्वि शर्करा और बहु शर्करा के नाम से भी जानते हैं। इसी आधार पर कार्बोहाइड्रेट को हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। जहां पर मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2 और बहु पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। तो इसी आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट में हम देखेंगे मानव के शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन और ग्लूकोज के रूप में प्रभावित होता है, ग्लाइकोजन और ग्लूकोज के रूप में प्रभावित होता है, जहां ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6।
इसी आधार पे यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे होगे। कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में छोटे छोटे लिपिड्स के रूप में कार्य करता है, जहां ग्लाइकोजन का रूप लेता है, और ग्लाइकोजन एंड में जाके किसका रूप लेता है? ग्लूकोज का रूप लेता है। इसी आधार पर कार्बोहाइड्रेट का मुख्य शरीर में तुरंत एनर्जी प्रभावित करना होता है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे अपन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने पर 4 कैलोरी उत्पन्न होती है, तो इसका मतलब 1 कैलोरी बराबर कितना होगा? 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। यहां BTH का भी बता देता हूं, ब्रिटिश थर्मस यूनिट कैलोरी, 252 कैलोरी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, कार्बोहाइड्रेट में विटामिन सी की उपस्थिति होती है तथा कार्बोहाइड्रेट को मानव के शरीर का ईंधन भी कहा जाता है। जैसे मानव के शरीर में तुरंत एनर्जी प्रभावित होगी, तो इसी आधार पर कार्बोहाइड्रेट विटामिन सी की उपस्थिति में ईंधन का कार्य करने लगता है, क्विकली एनर्जी देने का कार्य करेगा। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट से जंतुओं की बाह्य कंकाल जो होती है वो काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट से बनती है। किससे बनती है बेटा? काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। जैसे केकड़ा, कीड़ा, जितने भी ये हैं, ये इनकी बाह्य परत जो बनी होती है वो काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। और आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा प्रीवियस ईयर में कि काइटिन किस कार्बोहाइड्रेट का कार्य करता है ना? काइटिन जो है वो किस कार्बोहाइड्रेट के द्वारा कार्य करेगा? तो अभी आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, जिसे हम एकल शर्करा, द्विशर्करा और बहुशर्करा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ काइटिन जो है वो पॉलीसैकेराइड है। क्या बेटा? ये पॉलीसैकेराइड, जो कि मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? काइटिन का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से उत्पन्न होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है ना, एनर्जी पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होगा उत्पन्न? कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोजन उत्पन्न होगा। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स जैसे नींबू, आंवला, जौ आदि। अब यहाँ के सोर्स को याद करने की कोई जरूरत ही नहीं। क्यों? जैसे आप सभी को पता है कि मेरे प्यारे बच्चों की कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस विटामिन सी की उपस्थिति में कार्य करता है। तो जहां विटामिन सी की उपस्थिति होगी, कहीं ना कहीं जितने भी कार्बोहाइड्रेट होंगे वो कहीं ना कहीं खट्टे होंगे, और सारे खट्टे पदार्थों में कहीं ना कहीं क्या पाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। तो इनके सोर्सेस जो हैं वो सभी खट्टे पदार्थ जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति में क्या करेंगे बेटा? काम करेंगे। आगे चलते हैं, मोनोसैकेराइड। मोनो का मतलब होता है बेटा एक, सिंगल, और सैकेराइड का मतलब होता है शर्करा। क्या होता है बेटा? शर्करा। तो मोनोसैकेराइड मतलब एकल शर्करा है, और ऐसा कोई भी प्लांट्स नहीं है, या प्लांट्स की बात करें या ह्यूमन स्ट्रक्चर की बात करें, सारे प्लांट, सारे ह्यूमन की बॉडी में जितने भी न्यूट्रिशन पाए जाते हैं उन न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट के 5 कार्बन परमाणु उपस्थित रहते हैं 100%। ऐसा कोई प्लांट्स नहीं है जो कार्बोहाइड्रेट के 5 कार्बन परमाणु की उपस्थिति में कार्य ना करें। लेकिन कौन सा कार्बोहाइड्रेट? मोनोसैकेराइड। कौन सा बेटा? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में 5 कार्बन परमाणु होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैक्टोज, डेक्सटोज एंड आरएनए। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनो, गैक्टोज, डेक्सटोज, ये क्या हो गए बेटा? आपके मोनोसैकेराइड के एक छोटे से कंपाउंड के भाग हो गए। इसी आधार पर डाइसैकेराइड को देखा जाए तो डाई का मतलब होता है द्वितीय, मतलब द्वि, और सैकेराइड का मतलब शर्करा। बेटा कई एग्जाम में डाइसैकेराइड का नाम बदलकर ओलिगोसैकेराइड के नाम से पूछा गया है। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड कोई नया सैकेराइड नहीं है बेटा। ओलिगोसैकेराइड को हम ही डाइसैकेराइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? डाइसैकेराइड के नाम से जानते हैं। तो इसी आधार पर हम बात करेंगे डाइसैकेराइड, तो द्विशर्करा के आधार पर कार्य करेगा। और द्विशर्करा जो होते हैं तो कहीं ना कहीं मोनोसैकेराइड आपस में बॉन्ड बनाकर ओलिगोसैकेराइड का निर्माण करते हैं, जिसे हम डाइसैकेराइड कहते हैं। लेट मी एग्जांपल, यदि मैंने एक मोनोसैकेराइड ग्लूकोज का प्रभावित किया और मैंने एक मोनोसैकेराइड फ्रक्टोज का लिया, तो यहां पर बेटा कितने मोनोसैकेराइड हो गए बताइए? यहां पर 2 मोनोसैकेराइड हो गए ना, एक मोनोसैकेराइड ग्लूकोज और दूसरा मोनोसैकेराइड फ्रक्टोज। यदि यहां पर 2 मोनोसैकेराइड हो गए तो 2 मोनोसैकेराइड आपस में बॉन्ड बना के क्या बना रहे हैं?
डाइसैकेराइड का निर्माण बना रहे हैं। इसी आधार पर हम बात करेंगे कि डाइसैकेराइड जो है वो दो मोनोसैकेराइड से मिलकर ही बनता है, क्या, ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड। इसी आधार पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सुक्रोज का निर्माण करते हैं। और जितने भी मीठे फल जो होते हैं उन फलों में क्या पाया जाता है बेटा, सुक्रोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, सुक्रोज पाया जाता है। नेक्स्ट सेकंड की बात करेंगे हमने एक मॉलिक्यूल्स लिया ग्लूकोज का, दूसरा मॉलिक्यूल्स लिया ग्लूकोज का। बेटा मॉलिक्यूल सेम है लेकिन वहां पर हम एक बॉन्ड बना रहे हैं, तो बॉन्ड बनाने के लिए हम सेम मॉलिक्यूल्स का भी यूज कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स प्लस मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज किसका निर्माण करता है बेटा, माल्टोज का। और माल्टोज किसमें पाया जाता है, जितने भी अनाज होते हैं सभी अनाजों में क्या पाया जाता है बेटा, माल्टोज। जैसे कि आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, तो इन चावल और गेहूं में क्या पाया जाता है बेटा, माल्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे ग्लूकोज प्लस लैक्टोज की। यहाँ पर लैक्टोज सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका मोनोसैकेराइड है। लैक्टोज एक लैक्टिक अम्ल के आधार पर कार्य करता है, लैक्टिक एसिड के आधार पर कार्य करता है, जिसे हम लैक्टोज कहते हैं। अगर लैक्टोज में 1% ग्लूकोज को डाल दिया जाए तो डाल देने पर ही लैक्टोज बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, लैक्टोज बन जाता है। और आपको पता है लैक्टोज को हम लैक्टिक अम्ल कहते हैं, लैक्टिक एसिड कहते हैं। और ये कहां पर पाया जाता है, दूध, दही, घी, जितने भी दूध के बने हुए पदार्थ जो होते हैं उन पदार्थों में क्या पाया जाता है बेटा, लैक्टोज पाया जाता है, जिसे लैक्टो एसिड के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड के बारे में। तो पॉलीसैकेराइड जो है बेटा, पॉली का मतलब होता है बहु, एक समूह। आपने देखा हो ना समूह, समूह क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक सीरीज वाई अकॉर्डिंग को यदि हम बॉन्ड बना दे तो क्या बन जाता है, एक समूह बन जाता है। तो पॉली का मतलब होता है समूह और सैकेराइड मतलब शर्करा। इसका मतलब मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड को आपस में जोड़ दिया जाए या बॉन्ड बना दिया जाए तो किसका निर्माण करेगा, वो पॉलीसैकेराइड का निर्माण करेगा, मतलब बहुशर्करा का निर्माण करेगा। इसी आधार पर बहुशर्करा का निर्माण करने पर बहुशर्करा में ग्लाइकोजन, स्टार्च और काइटिन का निर्माण होता है। यदि आपने अभी देखा होगा तो मैं उन पर आपने देखा होगा एक पॉइंट आया था, उस पॉइंट में लिखा था कि जितने भी जंतु होते हैं, जंतुओं की बाह्य कंकाल जो बनी होती है वो काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। तो मैंने आपको बताया था काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट किस कार्बोहाइड्रेट का भाग है, तो काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट जो है वो पॉलीसैकेराइड का भाग है। किसका भाग है बेटा, पॉलीसैकेराइड का भाग है। तो ग्लाइकोजन, स्टार्च और काइटिन ये पॉलीसैकेराइड के भाग होते हैं। आगे चलते हैं बेटा। कार्बोहाइड्रेट की इकाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है बेटा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सी टेट में, एमपी टेट में, री टेट में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्या माना जाता है, क्वेश्चन है जिसे पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है। यदि हम हिंदी में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का मात्रक क्या होता है। भाई मात्रक तो हमने फिजिक्स में पढ़े हैं या मात्रक हमने मैथ में पढ़े हैं, लेकिन बेटा कार्बोहाइड्रेट का भी मात्रक कभी पूछा जा चुका है सी टेट में। तो आपने देखा होगा कि कार्बोहाइड्रेट का इकाई क्या होती है, मात्रक क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट की इकाई होती है सैकेराइड। क्या होती है बेटा, सैकेराइड, जो दो मोनोसैकेराइड से मिलकर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है क्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है क्या, तो यहां आपको पता है कि मोनोसैकेराइड प्लस मोनोसैकेराइड, यहां कितने मोनोसैकेराइड हो गए बेटा, 2 मोनोसैकेराइड हो गए। और अभी आपको बताया था जब 2 मोनोसैकेराइड आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं, जिसे हम ओलिगोसैकेराइड के नाम से भी जानते हैं। तो 2 मोनोसैकेराइड मिलकर डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। तो निर्माण तो डाइसैकेराइड का होता है, लेकिन 2 मोनोसैकेराइड के बीच में कौन सा बॉन्ड का निर्माण होता है, किस बंध का निर्माण होता है, तो इस बंध को हम कहते हैं बेटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या कहते हैं बेटा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेक्स्ट, तो ये कार्बोहाइड्रेट है जो मानव के शरीर में, प्लांट्स में तुरंत एनर्जी देने का कार्य करता है, जिसे हम ईंधन के नाम से, फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन की खोज सबसे पहले वर्जिलियस द्वारा की गई और प्रोटीन 4 कार्बन परमाणु से मिलकर बनी। अब देखिए बेटा, कार्बोहाइड्रेट की हम बात कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट 3 कार्बन परमाणु से मिलकर बना था। तो कार्बोहाइड्रेट यदि 3 कार्बन परमाणु से मिलकर बना है तो इसका मतलब वो एक ग्राम लेने पर उसमें एनर्जी कंपाउंड जो होगा वो कहीं ना कहीं प्रोटीन से कम होगा। क्यों कम होगा? जिसमें जितने ज्यादा कार्बन परमाणु की उपस्थिति होती है उसमें उतने ही ज्यादा एनर्जी डेवलप करने की क्षमता भी होती है। यदि प्रोटीन 4 कार्बन परमाणु की उपस्थिति में कार्य कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोटीन के द्वारा एनर्जी कंपाउंड जो है वो कार्बोहाइड्रेट के एनर्जी कंपाउंड से ज्यादा हमें मिलेगा। तो इसी आधार पर प्रोटीन जो है वो 4 कार्बन परमाणु की उपस्थिति में कार्य करता है, जिसे हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 कार्बन परमाणु तो 100% ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहले से इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ यदि नाइट्रोजन को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं प्रोटीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या बेटा? कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, एक 4 कार्बन परमाणु। अब बात आती है कि प्रोटीन का मुख्य वर्ग क्या है, मुख्य कार्य क्या है। जैसे कि आप सभी को पता है कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है मानव के शरीर में या प्लांट्स में एनर्जी कंपाउंड को क्विकली प्रभावित करना। लेकिन प्रोटीन भी एनर्जी कंपाउंड है, एनर्जी कंपाउंड है। तो एनर्जी कंपाउंड होने पर इसमें 4 कार्बन परमाणु है, लेकिन इसका वर्ग क्या है? प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है किसी भी प्लांट्स में बने हुए सेल्सों को वृद्धि करना या सेल्सों की वृद्धि करना। अब प्लांट्स जितने भी तेजी से क्या होते हैं, बड़े होते हैं बेटा, उनमें वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? प्रोटीन के साथ साथ जो कंपाउंड मिला है या कंपाउंड इंक्लूडेड है, नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन के आधार पे ही पेड़ों का जो विकास होता है वो पेड़ों का विकास सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के आधार पर होता है, जो प्रोटीन के आधार पर क्या करते हैं बेटा? कार्य करते हैं। जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, 4 कार्बन परमाणु की उपस्थिति में प्रोटीन कार्य करता है और प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है वृद्धि करना, पेड़ों की वृद्धि करना। इसी आधार पर प्रोटीन जो है वो प्रोटीन भी मानव के शरीर में या प्लांट्स में डायरेक्टली प्रभावित नहीं होती, प्रोटीन जो है, प्रोटीन के छोटे छोटे लिपिड्स जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पेप्टॉन। क्या कहते हैं बेटा? पेप्टॉन। और पेप्टॉन प्रभावित होकर क्या बनते हैं? अमीनो एसिड कहते हैं, जिसे हिंदी में अमीनो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अमीनो अम्ल कहते हैं। तो मानव के शरीर में प्रोटीन डायरेक्टली रूप में प्रभावित नहीं होती। मानव के शरीर में प्रोटीन जो है वो पहले पेप्टॉन के रूप में प्रभावित होती है, और पेप्टॉन किसमें रूप ले लेता है? अमीनो एसिड में रूप लेता है, जिसे हिंदी में अमीनो अम्ल कहते हैं। इसी आधार पर 2 प्रोटीन मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड बनाती हैं। क्या बेटा ना? 2 प्रोटीन मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड बनाती हैं। इसी आधार पर प्रोटीन को एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल चार्ज भी होता है। किसी भी प्रोटीन को हम आपस में, यदि 2 प्रोटीन को आपस में हम बॉन्ड करवाएंगे, संधि बनवाएंगे उसकी, तो संधि बनेगी आपकी पेप्टिड बॉन्ड की, लेकिन उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं चार्ज होगा। क्या होगा बेटा? चार्ज होगा। उस चार्ज को हम क्या कहते हैं बेटा? एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स चार्ज। क्या कहेंगे बेटा? एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन का मुख्य कार्य मांसपेशियों एवं कोशिकाओं की वृद्धि करना। कि क्या करना बेटा? वृद्धि। आप तो सिर्फ मेंशन कीजिए वृद्धि पर। जितने भी सेल्स की वृद्धि होती है, प्लांट्स में हो, ह्यूमन बॉडी में हो, तो वृद्धि किसके आधार पर होगी बेटा? प्रोटीन के आधार। क्यों? क्योंकि प्रोटीन में क्या है? नाइट्रोजन।
कार्बन परमाणु के आधार के साथ साथ नाइट्रोजन की उपस्थिति होने के आधार प्रोटीन का मुख्य कार्य हो जाता है वृद्धि करना। तो कोशिकाओं की वृद्धि किसके आधार पर होती है बेटा? प्रोटीन के आधार पर होती है। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं बेटा। और प्रोटीन का मुख्य सोर्स क्या है? दूध, अंडा, मांस, मछली आदि। क्या बेटा? दूध, अंडा, मांस, मछली आदि। ये पॉइंट जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 ग्राम प्रोटीन लेने पर 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है एवं सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होती है। ये बात तो क्लियर है। 1 ग्राम लेने पर प्रोटीन में एनर्जी कंपाउंड जो है वो कार्बोहाइड्रेट के एनर्जी कंपाउंड से कहीं ना कहीं क्या है बेटा? ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में 3 कार्बन परमाणु थे और प्रोटीन में 4 कार्बन परमाणु थे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने कार्बन परमाणु की उपस्थिति है, तो जितने ज्यादा कार्बन परमाणु होंगे एनर्जी कंपाउंड भी उतना ही हाई होगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में 22 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जिसमें 12 प्रकार की प्रोटीन मानव का शरीर अनैच्छिक रूप से बनाता है और 10 प्रकार की प्रोटीन मानव का शरीर डाइट के द्वारा लेता है। 12 प्रकार की प्रोटीन मानव का शरीर जो है वो क्या बनाएगा? अनैच्छिक रूप से बनाएगा। क्या? अनैच्छिक रूप से बनाता है। जैसे मानव के शरीर में ब्लड जो है वो अनैच्छिक रूप से बनता है। क्या बनता है बेटा? अनैच्छिक रूप से बनता है। इसी आधार पे ब्लड प्रोटीन जो है वो अनैच्छिक प्रोटीन है। और ब्लड प्रोटीन में कितनी प्रोटीन पाई जाती है बेटा? 4 प्रोटीन पाई जाती है। प्रोथ्रोमिन, थ्रोमिन, फाइबिन और ग्लोबिन। क्या पाई जाती है बेटा? प्रोथ्रोमिन, थ्रोमिन, फाइबिन और ग्लोबिन। और इसके साथ साथ 5वीं प्रोटीन जो होती है, 5th प्रोटीन जो होगी ब्लड प्रोटीन, जिसे हम बोलेंगे प्रोथ्रोमिन, फाइबिन। 5वीं प्रोटीन जो है ब्लड के साथ उसे हम बोलेंगे प्रोफाइबिन। तो इस तरीके से ब्लड प्रोटीन टोटल कितनी हो गई? 5 ब्लड प्रोटीन होती हैं। कुछ प्रोटीनों के नाम है जो आपके एमपी टेट में प्रीवियस ईयर के पेपर में आपसे पूछे जा चुके हैं। जैसे कोलेजन प्रोटीन का कार्य क्या होता है? कोलेजन प्रोटीन हमारी स्किन में होती है। क्या होती है बेटा? हमारी स्किन में होती है। कोलेजन प्रोटीन जो है वो हमारी स्किन में होती है। अब कोलेजन प्रोटीन जो है इसका मुख्य वर्क जो है वो मानव के शरीर में टिश्यू का निर्माण करना होता है, जिसे हम टिश्यू, जिसे हम हिंदी में ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऊतक कहते हैं। हाउ मेनी टाइप्स द टिश्यू? ऊतक आपने पढ़े होंगे, ऊतक एक टॉपिक है। तो ऊतक जो है वो मानव के शरीर में या प्लांट्स में भी जो बने होते हैं, बाहरी त्वचा जो बनी होती है प्लांट्स की, वो भी कहीं ना कहीं टिश्यू के द्वारा बनी होती है। तो टिश्यू जो है वो संयोजी टिश्यू, उपकला टिश्यू, पेशी टिश्यू और इसे हम तंत्रिका टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। तो हमारी स्किन जो है वो भी एक टिश्यू है। क्या है बेटा? टिश्यू। और कौन सा ऊतक है, कौन सा टिश्यू है बेटा? जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हिंदी में बेटा संयोजी ऊतक कहते हैं। संयोजी ऊतक कहते हैं। और ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में कि संयोजी ऊतक में किस प्रोटीन का निर्माण होता है? तो संयोजी ऊतक में कोलेजन प्रोटीन का निर्माण होता है। ओके। ओसिन प्रोटीन ये आपके ऑर्थोलॉजी में पाई जाती है, हड्डियों में। जितने भी हड्डी होती है आपकी बॉडी में, उन हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन प्रोटीन। यकृत में इपेरिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है बेटा? इपेरिन प्रोटीन। आपके बाल और नाखून में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैरोटीन। बकरी के दूध और नारियल के पानी में जिलेटिन प्रोटीन। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन आपके मांसपेशियों में पाई जाती है। नेक्स्ट, कैरोटीन प्रोटीन आपकी गाजर में। गेहूं में आपकी ग्लूटिन। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ग्लूटिन प्रोटीन के बारे में कि ग्लूटिन प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो ग्लूटिन प्रोटीन आपकी गेहूं में पाई जाती है। एल्बुमिन प्रोटीन अंडे में पाई जाती है। कैसिन प्रोटीन मिल्क में। और लाइकोपिन प्रोटीन जो है वो आपके टमाटर में पाई जाती है। नेक्स्ट चलें। गाय के दूध का पीला रंग कैसीन प्रोटीन के आधार पर होता है। किसके आधार पर हुआ बेटा? कैसीन प्रोटीन के आधार पर होता है। और पाचन करने में किस एंजाइम का प्रयोग होता है? रेनिंग एंजाइम का प्रयोग होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है, आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके पास भी कई ऐसे नोट्स होंगे, आपके पास भी कई ऐसी बुक होंगी जो आप जिससे आप तैयारी कर रहे हो।
लेकिन उन नोट्सों में हमें फैक्चुअल पॉइंट दिया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता हो, गाय के दूध का पीला रंग किसके द्वारा होता है? कैसीन प्रोटीन के द्वारा। लेकिन कैसीन प्रोटीन को पचाने के लिए किस एंजाइम का यूज होता है? तो प्रोटीन को पचाने के लिए रेनिंग एंजाइम का प्रयोग होता है। किसका होता है बेटा? रेनिंग एंजाइम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, मानव के शरीर में हीमोग्लोबिन 2 प्रोटीनों से मिलकर बनी है। करेक्ट है, मानव के शरीर में हीमोग्लोबिन जो है वो 2 प्रोटीनों से मिलकर बनी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड प्रोटीन कितने प्रकार की होती हैं, तो 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? थ्रोमिन, प्रोथ्रोमिन, फाइबिन, प्रोफाइमिन और ग्लोबिन। तो 5 प्रकार की प्रोटीन हो गई। लेकिन हीमोग्लोबिन में कितनी प्रोटीन है आपकी? हीमो प्लस ग्लोबिन। हीमो का मतलब होता है आयरन, मतलब लोहा, और ग्लोबिन क्या है इसमें बेटा? ग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो हीमो प्लस ग्लोबिन आपस में यदि बॉन्ड बनाती हैं, तो बॉन्ड बनाने में किसका निर्माण होता है? ब्लड का निर्माण होता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग एक क्वाशियोरकर होता है और मरास्मर रोग होता है। क्वाशियोरकर रोग, मरास्मर रोग कई लोगों ने देखा होगा और कई बार आप भूल भी जाते हो। तो क्वाशियोरकर रोग का मतलब होता है श्री गणेशाय नमः। आपने गणेश जी देखे होंगे, उनके हाथ पैर पतले हैं लेकिन उनका जो पेट है वो बाहर की तरफ निकला है। तो ये रोग कौन सा हो गया आपका? क्वाशियोरकर रोग। मरास्मर रोग क्या हो गया? मरास्मर रोग का मतलब होता है आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी टिश्यू हैं, जितने भी सेल्स हैं, आपकी बॉडी में सेल्स का निर्माण खत्म हो जाता है, जिसके आधार पर आपकी बॉडी में फैट या संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा का परसेंटेज जो होगा वो 1 से 2% होता है, जिसे हम बोलते हैं मरास्मर रोग। नेक्स्ट, हिपेरिन प्रोटीन रक्त को जमाने से रोकती है और हिस्टामिन प्रोटीन एलर्जी को रोकती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिपेरिन जो प्रोटीन है वो रक्त को जमने से रोकती है और हिस्टामिन प्रोटीन जो है वो एलर्जी को रोकती है। कैप्सूल के खोल सेल्यूलोज और जिलेटिन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं बेटा? सेल्यूलोज और जिलेटिन से बने होते हैं। और नेक्स्ट है आपका टॉपिक, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। ये आपके लास्ट एमपी टेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसलेशन क्रिया कहते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो मेरे द्वारा आज हमने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया और न्यूट्रिशन में आज हमने बात की हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जो टॉपिक आपका लिया है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिया है, जिसमें आज हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को हमने कंप्लीट किया है। आप दोबारा से इसे रिवाइज करके दोबारा से वीडियो देख सकते हो, शेयर कर सकते हो। आपके साथी भी एमपी टेट की तैयारी कर रहे होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। MCQ अकेडमी को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।